एलसीआर सर्किट जब हम लोगों ने किया था, सीरीज एलसीआर सर्किट, अगर हम उसको दोबारा से एक बार देखें, ये मान लो हो गया इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। जब ये सीरीज एलसीआर सर्किट हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल कंडीशन पढ़े थे जिसको कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होता है यहाँ पे? व्हेन XL इज इक्वल टू XC, यानी हमारा जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर में जब हम लोग देखते थे कि इन दोनों का वैल्यू सेम हो जा रहा है। अब इन दोनों का वैल्यू कब सेम हो रहा था? जब हम लोग को मालूम है ये XL इक्वल टू XC का मतलब होता है L ओमेगा इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, दैट मींस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC, दैट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC, व्हिच आल्सो मींस दैट ओमेगा मतलब होता है 2 पाई f, इसका मतलब होता है 2 पाई f लीनियर फ्रीक्वेंसी, दैट मींस फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट LC। यानी हम लोग अगर देख लें कि फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, ये फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हुए अगर हम लोग एसी करंट या एसी सिग्नल यहाँ से भेजते हैं तो ये सिग्नल जैसे ही भेजेंगे तो XL इक्वल टू XC कंडीशन पैदा हो जाएगा और XL इक्वल टू XC होते ही ये टर्म 0 हो जाएगा और हम लोग को Z R हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगा? पूरी तरीके से घट जाएगा और करंट क्या होगा? पूरी तरीके से मैग्नीफाई हो जाएगा। दिस इज नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन। अब ये जो रेजोनेंस कंडीशन है, इस रेजोनेंस कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा और फर्दर स्टडी करते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली स्टडी करने वाले हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर हम लोग पुराने जमाने का अगर तुम लोग रेडियो या टीवी देखोगे तो पुराने जमाने के जो रेडियो होते थे उसमें एक चैनल अगर पकड़ रहे हो तो वो चैनल में हल्का सा भी अगर हम लोग इधर या उधर कर दे रहे हैं तो दूसरा चैनल भी उसमें ओवरलैप हो जाता था। या पुराने जमाने में टीवी थे जिसमें कि हम लोग को चैनल रिमोट से नहीं बदलने पड़ते थे, वहां पे चेंज करने के लिए रहता था, तो वो चेंज जब करते थे तो कई बार क्या होता था कि एक चैनल आ रहा है उस पर दूसरा चैनल भी हल्का हल्का परछाई की तरह पीछे से आता था, यानी एक चैनल पे दूसरा चैनल ओवरलैप हो जाता था। ये प्रॉब्लम कब होता है? जब क्वालिटी फैक्टर या क्वालिटी ऑफ दैट रिसीविंग सर्किट, ये हो गया रिसीवर, एक्सेप्टर जिसको कहते हैं हम लोग एक्सेप्टर सर्किट, रिसीविंग सर्किट का क्वालिटी जब खराब होता है। अब ये क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी का मतलब ये मत समझना कि खराब क्वालिटी के इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर लगे हुए हैं, ये नहीं। इसका मतलब होता है कि इसका जो रिसीविंग कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी को क्वालिटी कहते हैं। ये क्वालिटी फैक्टर इसका सर्किट का खराब होता है। आज के जमाने के जो सर्किट, जैसे ये सर्किट्स होते हैं जिन टीवी में लगता है या किसी टाइप का रिसीवर में लगता है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। किस तरीके से बेहतरीन होता है ये हम लोग स्टडी करेंगे। ये मटेरियल की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये सर्किट का फंक्शन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसी कहते हैं क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू फैक्टर क्या है, इसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर, एक बार जब भी तुम लोग को हम बताएं कि ओवरलैप कर जाता था वो सीन, ये एक चैनल दूसरे चैनल से, ये कैसे होता था जरा उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि जो रेजोनेंस हो रहा है, याद होगा रेजोनेंस का टॉपिक में हम तुम लोग को बताए थे कि इसी रेजोनेंस का ग्राफ क्या होगा। ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ वाज ड्रॉन अगेंस्ट आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जब ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया था तो यहाँ पे देखा था कि ग्राफ तो कुछ ऐसे आया था, ये या फिर ये या फिर ये, जहां पे ये जो पीक वैल्यू ऑफ करंट दिख रहा है ये तब था व्हेन ओमेगा वाज इक्वल टू ओमेगा आर। व्हेन ओमेगा आर क्या है? ओमेगा आर हो जाएगा हम लोगों का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से आएगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा? हर एक सर्किट के लिए अलग अलग होगा और वो हो जाएगा 1/√LC। ओमेगा की बात करो तो 1/√LC यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो तो 1/2π√LC हो जाएगा। तो अगर हम लोग का एंगुलर ये जो फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इसके रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है तो उस वक्त करंट पीक वैल्यू पे होता है। पहले वाले ग्राफ को अगर देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि करंट अगर ओमेगा का वैल्यू कम है तो करंट भी बहुत कम है, धीरे धीरे ओमेगा का वैल्यू बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जा रहा है तो करंट मैक्सिमम हो रहा है, और फिर भी ओमेगा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फिर अब कम ना शुरू हो जाए। यानी या तो कम रहे या तो ज्यादा रहे, हमको करंट कम मिलेगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बराबर कर दे तो हमको वहां पे करंट मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या दिख रहा है कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने देखा कि Z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। यानी कि ये क्या है? इम्पीडेंस। I का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो IRMS इज इक्वल टू
ई आर एम एस बाई जेड। यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब ये जेड की बात करो या आर एम एस को छोड़कर पीक वैल्यू की बात कर लो, चलो पीक वैल्यू की अगर बात करें हम लोग, तो पीक वैल्यू में ये जेड से डिवाइड हो रहा है, और जेड जब कम के आर के बराबर हो जा रहा है, आर में कब आएगा, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यानी जेड का वैल्यू सिर्फ आर हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, देन इन दैट केस आई नॉट तो मैक्सिमम होगा ही, और आई नॉट जब मैक्सिमम होगा देन आई नॉट विल प्योरली डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, बिकॉज इन द केस ऑफ रेजोनेंस इन रेजोनेंस यही इक्वेशन तो बन जाता है I naught is equal to E naught by R, because in that case Z is equal to R. Then in this case I naught purely depends only on R. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर R को कम कर दे, let this be R1, let this be R2 और let this be R3, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए करंट ज्यादा उठ नहीं पाया। यहाँ पर रेजिस्टेंस लो है, इसलिए उठ गया, यहाँ पे और भी लो, इसलिए करंट और भी ज्यादा उठ गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि R3 is greater than R2 and R2 is greater than R1, that means R1 has the least value of resistance। तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे वैरी करता है, बट अगेन द मैक्सिमम करंट, याद रखना, द मैक्सिमम करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट हो यहाँ पे मैक्सिमम दिखा रहा है, हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएं या कमाएं जिस भी ग्राफ के लिए, तो उस ग्राफ में भले ही आर बढ़ रहा हो कम रहा हो, बट उस पॉइंट पे मैक्सिमम करंट मिलेगा और कहीं भी मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ओनली ऑन दी फ्रीक्वेंसी, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया था, हम लोग पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे। देखो इसको क्या करना है हम लोगों को, पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं, सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR रेजोनेंस, ऐसे सर्किट लिखने देते हैं, सीरीज LCR रेजोनेंस। सीरीज LCR रेजोनेंस में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। अब वही वाला ग्राफ एक बार फिर से बनाते हैं, जहां पे करंट को हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दे रहे हैं, मेगा एंड आई। लेट आवर करंट बी लाइक दिस, यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जाहिर सी बात है, हियर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू ओमेगा आर, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करने के कारण यहाँ पे करंट पूरी तरीके से हाई हो गया। यानी अगर हम लोग ये लिखते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं, आई, इसका जो पीक वैल्यू की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई नॉट, where the value of I naught, यहाँ पे जो वैल्यू है I naught का, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, E naught by R, और ये R कैसा है अभी तुम लोगों को बता दिए, एक्चुअली में होना क्या चाहिए Z, बट एट रेजोनेंस Z is equal to R। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये सर्किट थोड़ा सा खराब है, हम लोग क्या किए, खराब कैसे किए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मान लो जैसे कि हम लोग का एक चैनल पकड़ लो, जैसे कि GTV का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सपोज ये 100 हर्ट्ज है, तो 100 हर्ट्ज पे ये यहाँ पे GTV पकड़ रहा है, और सोनिक टीवी अगर पकड़ना है तो उसका हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर रख देते हैं 120 हर्ट्ज, जो कंपनी वहां से ट्रांसमिट करते हैं, वो लोग परमिशन लेके इसी फ्रीक्वेंसी पे अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या होता है देखो, 120 हर्ट्ज, ये अगर 100 हर्ट्ज हो रहा है तो 120 हर्ट्ज कहाँ पे होगा, यहीं पे कहीं करीब में होगा, यानी अगर थोड़ा सा दूर भी कर दो तो यहाँ पे अगर रहेगा, अगर यहाँ पे रहने का मतलब क्या होगा, उसका जो ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे, दूसरा ग्राफ कैसा दिखेगा, उसका ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं, ये देगा पीक वैल्यू इसका मतलब यहाँ पे पीक उठना चाहिए, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे उठ के फिर ऐसे आएगा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे, हालांकि थोड़ा हट गया ग्राफ, तो पर्टिकुलरली बना नहीं, बट अगर ये सीधा अगर बनाने की कोशिश करें, रुक जाओ, सीधा बना दो तो परफेक्टली समझ में आएगा। ये रहा। अब यहाँ पे देखो एक चीज साफ साफ, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, पीक वैल्यू पे ही सिर्फ करंट मैक्सिमम है, ये तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जब हम सेट करेंगे अपना चैनल 100 हर्ट्ज पे, GTV तो हमको बहुत अच्छा से दिखेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट से सोनिक टीवी का भी आना शुरू हो जाएगा। सोनिक का जो सिग्नल है वो पूरा हाईएस्ट तो नहीं पकड़ेगा, बट थोड़ा तो पकड़ रहा है, यानी हमको वो क्या दिखेगा, थोड़ा झिक 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 करता हुआ हल्का हल्का उसका परछाई इसी चैनल पे चढ़ के आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हमको कोई भी चैनल सही से नहीं देख पाएंगे,
हर एक चैनल ओवरलैप कर जाएगा। अब ये इसका उपाय क्या है, तो जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उनका जिम्मेदारी होता है कि थोड़ा अलग अलग करें। ये अलग अलग कब करेंगे, जब उनके पास दुनिया में ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ 2 ही चैनल्स हो। तो कोई बात नहीं, एक 100 हर्ट्ज पर ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरा वाला वो लोग 200 या 500 हर्ट्ज पर ट्रांसमिट कर ही सकते हैं, बहुत बड़ा बैंडविड्थ कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में चैनल देखते हो कितने सारे हैं, 100 से 200 ज्यादा चैनल। और जो टीवी टेलीविजन में जो ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल, उसका बैंडविड्थ होता है, मतलब कि टोटल सरकार ने टेलीविजन के चैनल को ट्रांसमिट करने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी अलॉट किया है, वो टोटल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसी फ्रीक्वेंसी में वो लोग को सारे चैनल्स ट्रांसमिट करने हैं, इसीलिए उन चैनल्स का बीच का फ्रीक्वेंसी गैप कमते जा रहा है। नया चैनल ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, घसकते जा रहे हैं, सब क्लोज आते जा रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी किसका होता है, टीवी के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको सर्किट बनाना ऐसा बनाना पड़ेगा कि उनका सर्किट इतना अच्छा रहे कि ये जो दिख रहा है ये ऐसे करके जो उठ रहा है, ये ऐसे करके नहीं उठ के ऐसे करके उठे, यानी जितना फ्रीक्वेंसी इसके आसपास रहे एक सर्किट में करंट आएगा ही नहीं। अचानक सर्किट में करंट उठेगा और अचानक सर्किट में करंट गिर जाएगा ऐसे करके। इससे क्या होगा, ये वाला भी उस वक्त अगर ऐसे उठेगा, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे अचानक करके उठेगा और ऐसे करके अचानक से गिर जाएगा। तब दिख रहा है ओवरलैप कहां पे हो रहा है, सिर्फ यहां पे ओवरलैप हो रहा है। और ये इतना कम करंट है कि ओवरलैप दिखेगा नहीं, पीक वैल्यू इसका ज्यादा आएगा, ये आएगा ही नहीं वहां पे। उसके बाद कुछ सर्किट्स रहेंगे, फिल्टर आउट करके इसको हटा देंगे। समझ में आ रहा है। तो हमारा सर्किट का क्वालिटी फैक्टर हम लोग को देखना है, तो किस तरीके से किसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर मापा जाए वो अभी हम लोग को देखना है। तो समझ में है क्या प्रॉब्लम हुआ क्वालिटी फैक्टर में। तो क्यू फैक्टर में हम लोग क्या देखेंगे, देखो तो क्वालिटी फैक्टर में हम लोग क्या देखेंगे यहां पे कि अगर सपोज एक आर्बिट्ररी कोई सिग्नल पकड़ लेते हैं, जिसका एक ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे, पहले उसको बना लेते हैं। चलो ये ग्राफ है हम लोगों का, ये हो गया ओमेगा। अब यहां पे ये जो पीक वैल्यू दिख रहा है, ये पीक वैल्यू क्या है, ये पीक वैल्यू हो जाएगा हम लोग का मैक्सिमम करंट आई नॉट। और ये आई नॉट का वैल्यू क्या होगा हम लोग का यहाँ पे, दिस विल बी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। अब क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, ये करंट को नीचे आएंगे, आई नॉट बाई रूट टू निकालेंगे। आई नॉट बाई रूट टू का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग यहां पे आएंगे, आई नॉट बाई रूट टू जहां पे हमको मिल रहा है करंट का वैल्यू, वहां से 2 दाग टर्म लेंगे, यानी ये रीजन और ये रीजन, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे। मान लो इसको बोल देते हैं ओमेगा 1 और इसको बोल देते हैं ओमेगा 2। यहां पे इन दोनों रीजन पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे आई नॉट नहीं रहेगा, यहां पे आई रहेगा। आई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू आर, क्योंकि क्या बोला गया यहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, आई नॉट बाई रूट टू। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई रूट टू आर। ये डिफाइंड है, देखा गया है कि रूट टू आई नॉट बाई रूट टू वैल्यू पे बस इतना, इसी के ऊपर के करंट को हमारा सर्किट चला पाता है। इसके नीचे के जितने भी करंट है, ये करंट से ये सर्किट पावर अप नहीं होता है। तो अब अगर कोई भी सिग्नल हम लोग बनाए तो वो सिग्नल का उसका आई नॉट बाई रूट टू वाला वैल्यू अगर यहां से गुजरे, मान लो ऐसे करके बनाते हैं और ऐसे करके अगर गुजरे, तो वो वाले सर्किट का पावर इससे ओवरलैप नहीं करेगा। यानी इसके ऊपर का जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये पहाड़ के साथ ये जो चोटी दिख रहा है यहाँ पे, ये पहाड़ की चोटी की यही वाला हिस्सा में ही सिर्फ करंट रजिस्टर होगा सर्किट में, और नीचे वाले हिस्से का करंट रजिस्टर नहीं होगा, चाहे वो जितना भी चौड़ा रहे या पतला रहे। इससे क्या होगा, अगर हम दूसरा चैनल बना रहे हैं तो दूसरा चैनल भले ही यहां से उठते हुए जाए ऐसे करके, लेकिन उसका भी आई नॉट बाई रूट टू जो दिख रहा है वो इसके साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, चैनल काफी क्लियरली पकड़ेगा। तो ये जो दिख रहा है, अब यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी बैंड है, यहां से यहां तक हम लोगों का फ्रीक्वेंसी बैंड है, यानी एक चैनल का बैंडविड्थ, सिर्फ एक चैनल का बैंडविड्थ, एक चैनल का बैंडविड्थ कहां से कहां तक, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक उस चैनल का बैंडविड्थ हो रजिस्टर्ड रहेगा। उस बैंडविड्थ में कोई और चैनल नहीं ट्रांसमिट करेगा। समझ में आया? तो ये उसका बैंडविड्थ हो गया। इस बैंडविड्थ में कोई और चैनल का बैंडविड्थ नहीं क्लैश करना चाहिए। अगर क्लैश कर गया तो ये वाला हिस्सा उसका इसका दोनों का मैच कर जाएगा या ओवरलैप करेगा, और वहां पे दोनों फिर शैडो कर देगा वहां पे। इसीलिए
ये बैंडविड्थ अलॉट किया जाता है एक चैनल को, बोला जाता है कि तुम इसी चैनल में ट्रांसमिट करो, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सिर्फ उसी में आएगा। अब टीवी के मैन्युफैक्चरर के ऊपर है कि किस तरह से वो बना रहा है। इनफैक्ट आजकल ये सर्किट इतना परफेक्ट हो गया कि कोई भी चैनल में नहीं ऐसा ओवरलैप करता है, और आज तो डिजिटल सर्किट है और फिल्टर आउट भी कर देते हैं, टोटली अलग हो गया। बट स्टिल इसको समझ के रखो। अब ये जो बैंडविड्थ दिख रहा है, ये बैंडविड्थ को हम लोग बैंडविड्थ, इसको बैंडविड्थ कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा। सिंपल 2 डेल्टा ओमेगा कहां से आया, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कहां से आया, हम लोग ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा ऐड कर देंगे तो 2 डेल्टा ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर का डेफिनेशन क्या है इसको आप समझो। क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर इज द रेशियो, क्यू फैक्टर इज द रेशियो। इसको डेफिनेशन में हम डेफिनेशन बोलेंगे और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो याद रखना इसको। क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर इज द डेफिनेशन, इज द रेशियो बिटवीन the resonating frequency, quality factor is the ratio between the resonating frequency and the frequency and the difference of the frequencies at which the current is 1 by root 2 times the current at the resonating frequency। इसको एक बार समझ लो, फटाक से लिख सकते हो खुद से। क्वालिटी फैक्टर is the ratio between the resonating frequency and the difference between the frequencies whose current is 1 by root 2 times the current of the resonating frequency। समझ में आया? यानी quality factor is the ratio between the resonating frequency and the difference of the frequencies and the difference of the frequencies whose corresponding current is 1 by root 2 times the current of the resonating frequency। यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो करंट पैदा कर रहा है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो करंट पैदा कर रहा है, उसका 1 by root 2 टाइम्स जो करंट पैदा कर रहा है, उन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ले लो और इन दोनों के बीच का रेशियो बना दो, तो इसी को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। दिस इज नोन एज क्यू फैक्टर। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का। अब ये पूरे टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी फैक्टर के अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे। कुछ खास जरूरी नहीं है, बट बनाना तो पड़ेंगे, सिलेबस में बोलते हैं हम लोग को। डेरिवेशन, इसके भीतर जो डेरिवेशन आता है, दिस डेरिवेशन इज नॉट इन द सिलेबस। स्टिल डेरिवेशन करके दिखाएंगे तुम लोग को कहां से कहां पे क्या आ रहा है, और उस हिसाब से समझ कर। तो पहला हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वालिटी फैक्टर के सारे फॉर्मूला हम एक ही साथ लिखेंगे यहाँ पे, तो एक जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम क्वालिटी फैक्टर का सब लिख रहे हैं, बाकी इधर में डेरिवेशन करेंगे हम लोग। तो उसको भी मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मत कहना, इसको क्यू फैक्टर ही कहना, इसी नाम से इसको जाना जाता है। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह दो तो भी चलेगा, डजंट मैटर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह भी सकते हो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग लिखते हैं ओमेगा आर बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये ओमेगा का मतलब भी होता है, जाहिर सी बात है, 2 पाई रेजोनेटिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी बाई 2 पाई ओमेगा f2 माइनस 2 पाई f1। ऊपर में भी अगर 2 पाई कॉमन ले लो, नीचे भी अगर 2 पाई कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाई f2 माइनस f1, और 2 पाई कट जाएगा। दैट मींस ओमेगा आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और एंगुलर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अगर हम लोग कर दिए, दिस इज आल्सो इक्वल टू लीनियर, इसी का लीनियर वर्जन के बराबर होता है, पूरा सेम होता है ये। तो इसीलिए चाहे तुम बोलने वक्त एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करो या लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करो, दोनों के दोनों का मतलब एक ही आता है। तो इसीलिए हम लोग चाहे जो भी बोले, बात एक ही रहता है, लिखने का ऊपर है किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, which means resonating angular frequency by 2 डेल्टा ओमेगा लिखो यहाँ पे, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखो, इट्स सेम थिंग। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद रखना है यहाँ पे, I0 = U0 by √2R।